let's start with the discussion of kingdom. Basically, we are talking about bacteria. Bacteria in a Monera. Unicellular, multicellular. Unicellular, prokaryote, eukaryote. Do we have some autotrophic forms in that? Photoautotrophic और chemoautotrophic? फोटो नहीं है इसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? So man means both photoautotrophic as well as chemoautotrophic forms. Do we have decomposer forms in bacteria? Do we have consumer forms in bacteria? मतलब इसमें सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी आप. यू विल फाइंड एंटायर डाइवर्सिटी ओवर हियर. ये इंफॉर्मेशन तो आपको पता ही है. रिपीट, यूनिसेल्युलर, लिखो लिखो दोबारा भाई, किंगडम मोनेरा, ये तो पता है हमें. यूनिसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक. All the three forms, producers, consumers, and decomposers. All the three forms, producers, consumers, and decomposers. Producers, consumers, and decomposers. And decomposers. Underline producer over here. Can you give me some example? For producers, can you give me some example? साइनोबैक्टीरिया, लिखो लिखो, एक ही बात है साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी. लिखो बेटा, लिखने से याद होंगी. साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी. अब नहीं लग रही ना ये टर्म्स, नहीं. अब 2-3 बार और पढ़ोगे सब नॉर्मल हो जाएगा यार. और इसके बाद नया सब्जेक्ट आएगा, फिर से नहीं हो जाएंगी. और रिवाइज तो करोगे नहीं. हाँ, सो दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. सो इसको क्या लिखे हम, फोटोऑटोट्रॉफ या कीमोऑटोट्रॉफ? तो ब्रैकेट में लिख लो परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस. परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस. इसके बाद एनवायरमेंट बैक टू बैक है क्या? साइंस टेक के बाद एनवायरमेंट है क्या? नहीं, होना भी नहीं चाहिए, थोड़ा गैप लो. फिर तुम्हें डिजास्टर सिक्योरिटी पढ़ना है तो मैं तो बार बार आता रहूंगा भाई. तो परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, और दूसरा लिखा कंज्यूमर. टर्म दूसरा क्या लिखा? कंज्यूमर. प्लीज मेंशन मैक्सिमम फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया. मैक्सिमम फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया. मैक्सिमम फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया. लाइक बैक्टीरिया, लाइक पैथोजेनिक. पैथोजेनिक मतलब जो डिजीज कॉज करते हैं. लाइक पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंटरिंग इनटू ह्यूमंस. ह्यूमंस. और पैरासिटिक फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया कह लो. पैरासिटिक फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया. तीसरा टर्म क्या लिखा? डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं. तो मैनी फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, इसमें भी लिख दो मैनी फॉर्म्स. अब प्रोड्यूसर में हमने साइनोबैक्टीरिया लिखा, बट प्रोड्यूसर में और भी आपको कुछ पता था. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कल ही तो पढ़ाया. सो फोटोसिंथेसिस क्या लिखा, उसके अलग अलग से लिख लो. प्रोड्यूसर्स में इवन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. even chemosynthetic bacteria. Can you suggest me some examples? Sulfur oxidizing, iron oxidizing, nitrosomonas. Correct. बस यार. Very good, very good.
ये कुछ एग्जांपल्स हैं भाई बैक्टीरिया के, आपको पता है सारे? यस और नो? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, मेथेनोजेंस, आर्कीबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये तो सुना होगा स्कूल डेज से। चलो अभी बात करेंगे, ये तो सभी जानते होंगे यार, राइजोबियम। देन वी हैव द पैथोजेनिक फॉर्म्स। पैथोजन मींस व्हिच कैन कॉज द डिजीज। सो पैथोजेनिक फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए, कोई दो तीन मोस्ट कॉमन बता दो। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया विच कॉज द डिजीज इन ह्यूमंस। चलो, अरे रुको रुको, सल्मोनेला, ये टाइफॉइड कॉज करता है। पूरा मतलब पूरा ऐसा स्पीशीज जीनस दोनों में जाने की जरूरत नहीं है, खाली सल्मोनेला इट विल कॉज टाइफॉइड। एक ट्यूबरक्लोसिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो माइकोबैक्टीरियम इज द बैक्टीरिया विच इज कॉजिंग टीबी। तो ये टाइफॉइड का बैक्टीरिया है, ये टीबी का बैक्टीरिया है। एक ये भी, कोलेरा इज ऑल्सो प्रॉब्लम। बस बस, ज्यादा जाना ही नहीं। जस्ट एन एग्जाम्पल कि दीज बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीजेस। नाउ when we talk about, ये examples लिखो फिर लिखना बंद करो, write these examples, copy from the screen and then stop writing please. आर्की बैक्टीरिया, आर्कियोलॉजी से आर्की जो टर्म डिराइव हुआ है। विब्रियो, VIBRIO। माइकोबैक्टीरियम, MYCO। सॉरी, अभी ठीक है? डन विद द एग्जांपल्स? अरे अभी पढ़ना है तो एग्जांपल है। Shall we start the discussion? देखो, बैक्टीरिया जो जनरल टर्म, साइनोबैक्टीरिया जो टर्म है, और ब्लू ग्रीन एल्गी, they are photosynthetic forms of bacteria, yes or no? And parallel to plants, जैसे plants में आपने सुना होगा स्कूल डेज में, there is a green pigment chlorophyll that is helping in absorption of sunlight, yes or no? The same way, when they are photosynthetic forms of bacteria, they must be carrying some sort of pigment like that. तो बैक्टीरिया के पिगमेंट को हम कह देते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अभी नहीं लिखना, अब लिखना बंद। क्लोरोफिल ही है बट वर्जन इज ऑफ बैक्टीरिया, सो वी टर्म इट एज, but the second term is more important, the another pigment in bacteria that is helping in photosynthesis. One is bacteriochlorophyll, one is bacteriophyophytin. ये वो पिगमेंट्स हैं बैक्टीरिया में विच आर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट को कैप्चर करेंगे एंड दैट विल हेल्प इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। करेक्ट? ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं, दे आर फाउंड इन वेरी डाइवर्स कंडीशंस। दे आर फाउंड ऑन द लैंड and they are also found in the water conditions, including both oceans as well as freshwater conditions. Freshwater conditions. Mycoplasma कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ ये ध्यान रखना है, these are one of the smallest creatures that we know. भाई बैक्टीरिया एक सेल ही उसकी पूरी बॉडी है, and these are one of the smallest cells. तो माइकोप्लाज्मा बहुत छोटे साइज की सेल्स है। यस, जनरली सेल का जो साइज है माइक्रोमीटर, माइक्रोन उससे भी नीचे चला जाता है। दीज आर वेरी स्मॉल साइज्ड बैक्टीरिया। ये तो जनरल बात। अब यहां आया कुछ काम का। देयर इज अ टर्म मिथेनोजेंस। देयर इज अ टर्म मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस नाम में कुछ लिखा है, दे कैन जनरेट मीथेन। बेसिकली these are the bacteria which, when they get certain conditions in their favor, they can generate the gas methane. They can generate the gas methane.
और आई थिंक ये एक बेसिक बात हमें पता होगी, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस. एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म ग्रीन हाउस गैस? कोई ऐसा जिसको ये टर्म नहीं पता हो, व्हाट इज अ ग्रीन हाउस गैस? अगर नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा. सबको पता है ग्रीन हाउस गैस? गिव मी एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. मीथेन, और बता बेटे. कार्बन डाइऑक्साइड, और नहीं पता? हाँ जी बताइए, आज ले आए पीवाईक्यू? वेरी गुड. हाँ बोलो. नाइट्रोजन. पीरियोडिक टेबल ओपन करूं? गिव मी एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. सल्फर डाइऑक्साइड. एनीवन कैन रेज द हैंड टू नेम ऑल द ग्रीन हाउस गैसेस. जो सारी ग्रीन हाउस गैस बताए, रेज द हैंड प्लीज. कोई भी नहीं बता सकता एक भी. हाँ बताइए भाई, क्या नाम आपका? हाँ अनुराग बताइए. स्टॉप द डिस्कशन प्लीज. ऑल फॉर्म्स ऑफ NOx एंड SOx. ये सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात कर रहा है भाई. एक्स तो रहने ही दे इस बार के पेपर के बाद. हाँ बताइए. मैंने मौका दिया था हाथ उठाने का, उसको बताने दो पूरा. तुम डिस्काउंट वाले हो? डिस्काउंट है फीस में, तो उसको बोलने दो भाई. हाँ बोलो. COX. भाई कितनी एक्स है? SOX, NOx, COX, क्या कर रहे हो यार? एनीवन एल्स? हाँ बोलो, तुम बोलो. क्लोरोफ्लोरोकार्बन. SO2. H2. CH2. CH2 क्या होता है? चलो. NO2. ये हाथ की रेखाएं देख के क्या बता रहे हो तुम? अच्छा हाथ पे लिखा हुआ है. मुझे लगा बार बार रेखाएं देख रही है फिर बता रही है. बेटा तेरे पास शीट थी तो उस पर भी लिख सकती थी. ऐसे लीक हो रहा है ये नीट. हाँ. एनिमल एल्स जो सही बताए ग्रीन हाउस गैसेस सारी. अभी तक तो गलत है सारी. हाँ जी. NO2 नहीं है बेटा, N2O है ज्यादा सिग्निफिकेंट. ओजोन. वाटर वेपर्स. SF6. नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड. वेरी गुड. HFC इज गुड. CFC लिखा हुआ है. परफ्लोरोकार्बन्स, क्या बात है, गुड भाई गुड. और सॉरी, अच्छा KFC. बहुत बढ़िया बेटे. चलो देखो भाई, ग्रीन हाउस गैसेस जो टर्म मैं यूज कर रहा हूं, देयर कैन बी नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर कैन बी मैन मेड ग्रीन हाउस गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पर्टिकुलरली नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, वाटर वेपर्स, ये आपकी नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस है. दीज आर नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस. और फ्लोरीन डेरिवेटिव्स जैसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स, ओ सॉरी, परफ्लोरो कार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन्स, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड. परफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड. दीज आर फ्लोरीन डेरिवेटिव्स. ये ग्रीन हाउस गैसेस है मैन मेड. एक मैन मेड ग्रीन हाउस गैस फ्लोरीन डेरिवेटिव भी है, वो भी नाइट्रोजन का ट्राइफ्लोराइड. यस, दिस इज ऑल्सो मैन मेड ग्रीन हाउस गैस. अब रही बात ये वाला जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, टेक्निकली तो अब ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है. अर्लियर इट वॉज क्लासिफाइड एज अ ग्रीन हाउस गैस, बट क्योटो के अमेंडमेंट के बाद नाउ इट इज नॉट क्लासिफाइड एज अ ग्रीन हाउस गैस. लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ मिल जाता है आपको. तो वो इसलिए मिलता है क्योंकि अमेंडमेंट के बाद उन्होंने अपडेट हो सकता है नहीं किया हो. तो इफ यू गेट अ क्वेश्चन इन द पेपर की वेदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज अ ग्रीन हाउस गैस, नो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस.
देखो क्लोरो में पहले क्लोरीन है, तो क्लोरीन डेरिवेटिव्स दे आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेस, फ्लोरीन डेरिवेटिव्स दे आर ग्रीन हाउस गैसेस. तो ग्रीन हाउस गैसेस दे कंट्रीब्यूट इन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड दैट इज लीडिंग टू इंक्रीज टेम्परेचर्स. देखो नेचुरल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बताना पड़ेगा कि हमें पता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट कोई ऐसा जिसको नहीं पता हो? देखो मुझे एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम हेजिटेशन मत रखो भाई. चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे यार, कोई उसमें क्या है. दिस इज सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज योर लोअर एटमॉस्फियर ट्रोपोस्फियर. अरे ये ट्रोपोस्फियर तो सुना होगा. देन वी हैव द स्ट्रेटोस्फियर. तो क्या होता है, सनरेज दे आर एंटरिंग, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस या एटमॉस्फियर, द लोअर एटमॉस्फियर इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सनरेज. इन्हें हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशंस विच आर शॉर्ट वेव, विच आर शॉर्ट वेव. और यही रेडिएशंस जब अर्थ सरफेस पे टकराएंगी तो ये रात को वापस री रेडिएट होती हैं. वापस टकरा के जा रही हैं. सो सम अमाउंट ऑफ दीज, अब ये देखो ये तो इनकमिंग थी, नाउ दे आर आउट गोइंग, दे आर आउट गोइंग. और ये जो आउट गोइंग रेडिएशंस हैं अब ये अर्थ की तरफ से जा रही हैं, तो वी कॉल देम एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, वी कॉल देम एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस. जब एनवायरमेंट में आऊंगा तब नहीं बताऊंगा दोबारा, अब मैं ये एक बार बता. आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, इन्हें कैप्चर कर लेगा गैसेस का एनवलप. जो कौन सी गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस. एंड व्हेन दे आर ट्रैप्ड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो दे विल कॉज द वार्मिंग इंपैक्ट ऑन द अर्थ. ये अर्थ का वार्मिंग इंपैक्ट कॉज करेंगे. ये नेचुरल फिनोमिना है, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड दैट इज हाईली असेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ये अर्थ पे लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना. इसी की वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर मेंटेन है. दिस इज द रीजन दैट द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर नियर इट्स सरफेस इज मेंटेन्ड. यस. ज्योग्राफी बैकग्राउंड किसका? बैकग्राउंड ऑप्शनल नहीं पूछ रहा मैं, ग्रेजुएशन पीजी ज्योग्राफी. जी. व्हाट इज द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर नियर इट्स सरफेस? कोई बात नहीं यार, इसमें कोई हेजिटेट नहीं करना. somebody else raise the hand from there. 15 डिग्री सेल्सियस एकदम एग्जैक्ट कैसे हो सकता है पूरी अर्थ पे एक जैसा? इट शुड बी अ रेंज. बोलो. तो एवरेज तो शुड बी रेंज यार. आर्कटिक का एवरेज इंडिया के एवरेज से मैच कैसे हो सकता है, मुझे ये बताओ. हाँ जी. 16 to 19 मतलब नेटवर्क है वहां पे. मेरे सामने फोन में देख के कह रही है हाँ सर 16 to 19. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. 26 जनवरी आ रहा है, इसको पद्मश्री दिलवाओ भाई. अरे देख के बताने का क्या मतलब है यहां पे? और देख के चोरी से देखो, सामने थोड़ी देखते होते हैं. Earth's average temperature is 16 to 19 डिग्री सेल्सियस नियर इट्स सरफेस. वेरी गुड. देखा तो सही कम से कम. नहीं तो देख के भी लोग सोचते जो सबसे ऊपर आए वही बता दो, वो जनरली गलत होता है. सो 16 to 19 डिग्री सेल्सियस इज द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर. ये इसी की वजह से है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट. इफ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नॉट देयर, तो ये सारी रेडिएशंस बाहर चली जाएंगी, तो कोई वार्मिंग इंपैक्ट होगा ही नहीं. तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -20 के आसपास चला जाएगा. तो फिर तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा. यस. सो दैट इज व्हाई नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज हाईली एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. तो देखो मतलब ये वार्मथ प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ब्लैंकेटिंग दी अर्थ. ये अर्थ को ब्लैंकेट कर रहा है. करेक्ट. अब ये तो नेचुरल है. अब ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये वाली, आपने इनकी तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी और नई और ऐड कर दी, तो इसका मतलब है अब ज्यादा आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को ट्रैप करेंगे ये. तो इसका मतलब है टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा. तो जो 16 to 19 है वो 17 to 20, 18 to 21 हो जाएगा एवरेज. तो हर जगह टेम्परेचर बढ़ेगा. अब इसी इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको क्या नाम दे दिया? ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग सीधी भाषा में नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट का बढ़ना है, ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज और एडिशन ऑफ मैन मेड ग्रीन हाउस गैसेज.
2024 का शायद, बहुत ये बेसिक यही क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने। 2024 प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन था। उन्होंने कहा था अर्थ की जो वार्मिंग हो रही है ना, वो इनकमिंग रेडिएशन से है कि आउटगोइंग। तो ये तो आउटगोइंग से है, साफ दिख रहा है। देखो एक बात बताओ, लद्दाख हाइट पे है तो वो सन के ज्यादा नजदीक है कि दिल्ली? भाई हाइट की तरफ है ना, तो ठंडा वो क्यों है फिर? क्योंकि जो वार्मिंग है वो नीचे से हो रही है, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। इनकमिंग तो वार्मिंग कर ही नहीं रहा है ना। इनकमिंग के लिए तो एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट, एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट। यस, सो इसीलिए ये क्वेश्चन भी पूछा था यूपीएससी ने, असर्शन रीजनिंग में कुछ इस तरीके से डाला था कि अर्थ का टेम्परेचर ऐसे बढ़ता है, तो दिस इज नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज कॉज्ड बाय दिस। करेक्ट। तो मिथेनोजेंस जहां लिखा है उस वहां मत लिखो, अलग से इस चीज को एक एक पेज पे लिख लो प्लीज मेंशन, और ये ड्रॉ भी कर लो। अच्छा एक और चीज यहां पे ऐड करता हूं, रुको। ये जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है, इनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है इनकी बजाय, ये भी कॉन्सेप्ट यहीं समझ लो। सुनो, एनर्जी होती है जो किसी भी रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ लो, लाइट समझ लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। याद आ रहा होगा कभी स्कूल का यार, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। इसका मतलब है लॉन्ग वेव रेडिएशंस विल हैव मोर एनर्जी और लेस एनर्जी, लेस एनर्जी। दैट मीन्स, कोई बात नहीं कर ले, अब पूरी नहीं सुननी हमने, बंद कर लिया अब इसको। सो लॉन्ग वेव रेडिएशंस दे हैव लेस एनर्जी, दैट मीन्स दे हैव लेस फ्रीक्वेंसी है, ये लेस फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ तो ज्यादा हो ही गया है ना। करेक्ट, इसका ये मतलब है भाई, एनर्जी अगर ज्यादा है दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एंड वेवलेंथ इज लेस इज देयर। इफ एनर्जी इज लो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी विल बी, वेवलेंथ विल बी हाई। अब देखो, ये जो रेडिएशंस हैं, ये जो टकरा के आ रही हैं, ये व्हाइट लाइट, आपकी विजिबल लाइट जिसको आप कहते थे, करेक्ट। अब व्हाइट लाइट व्हेन स्ट्राइक विद द सरफेस, भाई अगर आपके पास बॉल है, आप स्ट्राइक करोगे तो कुछ एनर्जी लूज करेगा वो, तो मतलब यहां एनर्जी कुछ लॉस होगा, और एनर्जी लॉस हुआ मतलब एनर्जी कम हुआ, तो वेवलेंथ। तो ये समझ में आया कि ये लॉन्ग वेवलेंथ कैसे हो गई टकराने के बाद, बिकॉज इट लॉस्ट सम एनर्जी, इट लॉस्ट सम, तो एनर्जी लूज हुआ तो उसकी वेवलेंथ बढ़ गई, एनर्जी लूज हुआ तो उसकी वेवलेंथ बढ़ गई, तो दैट बिकेम अ लॉन्ग वेव रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड, इन द फॉर्म ऑफ, रुक जाओ इंफ्रारेड। तो ये व्हाइट लाइट का इंफ्रारेड ही क्यों हुआ, व्हाइट लाइट का इंफ्रारेड ही क्यों हुआ? रुक जाओ फिर, अभी कुछ नहीं लिखना, समझो चीजों को भाई, बहुत कुछ है साइंस में। कंपोनेंट्स ऑफ सनलाइट। फिजिक्स बैकग्राउंड किसका है? एनीवन विद बैकग्राउंड ऑफ फिजिक्स? किसी को नहीं है? बंद है ये सब्जेक्ट इंडिया में, फिजिक्स। इंजीनियर्स कौन कौन है, बीटेक कौन कौन थे? तो ये क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था क्या? ये क्या था भाई? इसके बिना कैसे कर ली तुमने बीटेक? हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ सनलाइट कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स प्लीज। कंपोनेंट्स ऑफ सनलाइट, यस प्लीज। 7 कलर्स, विबग्योर, एक्सरेज, गामा रेज, माइक्रो, सनलाइट, सनलाइट में एक्सरेज, अच्छा स्पेक्ट्रम में होती हैं? बोलो बोलो, चालू रखो, दोबारा से बोलो। अरे उसको बताने दो भाई, तुम हाथ तो उठाते हो नहीं और दूसरों को आंसर करने नहीं देते फिर। हाँ भाई बोलिए। गामा रेज, एक्सरेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो, इंफ्रारेड, कोई और ऐड करना चाहे कुछ? विजिबल भाई, इसको भूल गए तुम। अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स तो हो गया, और भी कोई बचा? कॉस्मिक। देखो भाई, सनलाइट के कंपोनेंट्स को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। यू कैन डिवाइड इट इनटू
3 components: high energy, मीडियम एनर्जी और तीसरा लो एनर्जी। अभी वापस आऊंगा जो हम मेन पढ़ रहे थे, बट इसकी हेल्प लगेगी। हाई एनर्जी, मीडियम एनर्जी एंड लो एनर्जी। तो हाई एनर्जी है तो इसका मतलब है व्हाट शुड बी हाई, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ? दैट मीन्स इट हैज हाई फ्रीक्वेंसी, इट हैज लो वेवलेंथ। तो आप इन्हें शॉर्ट वेव रेडिएशन कहोगे, लॉन्ग वेव रेडिएशन? क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है, यू विल कॉल इट एज शॉर्ट वेव रेडिएशन। यहां मीडियम है तो सारी चीजें मीडियम हो जाएंगी, मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम वेवलेंथ। यहां लो एनर्जी है, दैट मीन्स देयर शुड बी लो फ्रीक्वेंसी, देयर शुड बी हाई, तो यू विल कॉल देम एज लॉन्ग वेव रेडिएशन। कॉस्मिक, गामा। यार अपने सेल फोन्स को कंट्रोल में रख लो। देखो मैंने तुमसे एक ही रिक्वेस्ट की थी, अभी भी बार बार नोटिफिकेशन, इनको साइलेंट कर लो यार। मैं छोड़ दूंगा क्लास। देखो ये एक चीज डिस्टर्ब करती है। मैंने, तुम केएफसी पे गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम मत करो यार। एक ही तो रिक्वेस्ट की थी तुमसे बस, मैं बाहर निकाल दूंगा, बता रहा हूं। अगर सेलफोन किसी का बजा क्लास में तो लास्ट वार्निंग है ये, फर्स्ट एंड लास्ट समझ लो, सेलफोन नहीं बजना चाहिए। जिसका सेलफोन बजे अपने आप चुपचाप उठ के चले जाना। करेक्ट? सो कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज, यूवी। ठीक है जी। यूवी के 3 कंपोनेंट्स है, यूवी सी, यूवी बी। एबीसी नहीं है, सीबीए है, ध्यान रखना। अभी आता हूं। जो ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज योर विजिबल लाइट, और बेटर टू टर्म इट एज व्हाइट लाइट। ज्यादा अच्छा टर्म कौन सा है? व्हाइट लाइट। ये है जो आप कह रहे थे, द 7 कलर्स दैट यू नो। करेक्ट? अब देखो, इधर आ गया इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? अच्छा अब एक बात बताओ, ये विपग्योर में वॉयलेट से लेके रेड तक, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वॉयलेट विल बी हैविंग मोर एनर्जी और लेस एनर्जी? ध्यान से समझ के बताओ। विल बी हैविंग मोर एनर्जी और लेस एनर्जी? राइट हैंड साइड ऑफ रेड विल बी हैविंग मोर एनर्जी और लेस एनर्जी? अरे तो इसीलिए तो देखो, अपने आप थोड़ी नाम रखा है अल्ट्रा टू वॉयलेट, मतलब वॉयलेट से ज्यादा एनर्जी, हमने उसका नाम रख दिया। इंफ्रा टू रेड मतलब रेड से कम एनर्जी। कोई टर्म थोड़ी है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड तो मतलब वो रेड से कम एनर्जी है, तो इसलिए इंफ्रारेड नाम रख दिया इसका। यस। सो अब हमारे पास व्हाइट लाइट आ रही थी सनलाइट से, वो टकराई अर्थ के साथ, उसने कुछ एनर्जी लूज कर दी। एनर्जी लूज कर दी तो उसकी वेवलेंथ बढ़ गई, तो व्हाइट लाइट की वेवलेंथ बढ़ते ही कहां जाएगी? इंफ्रारेड में कन्वर्ट होगी वो। अब समझ आया इंफ्रारेड क्यों बनी उसकी जगह? तो पहले साइड में ये लिखो कंपोनेंट्स ऑफ सनलाइट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सनलाइट, कंपोनेंट्स ऑफ सनलाइट, तीनों लिख लो। और बेटा जब मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ लिया करो, ये लिखने के चक्कर मत पढ़ा करो। ये बहुत सालों से बहुत किताबों में लिखा हुआ है जो हमने नहीं पढ़ा, तो अभी समझ लो चीजों को। अब लिख लो सामने से कॉपी, अब लिखना है। हाई एनर्जी मींस हाई फ्रीक्वेंसी मींस लो वेवलेंथ। इसके साथ ये फॉर्मूला लिख लेना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यहां से भी क्वेश्चन बनाया हुआ यूपीएससी ने, अभी दिखाऊंगा। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो कंपोनेंट्स ऑफ सनलाइट में पहला है हाई एनर्जी रेडिएशंस। हाई एनर्जी मींस हाई फ्रीक्वेंसी, देयर शुड बी लो वेवलेंथ, तो वी कॉल देम एज शॉर्ट वेव रेडिएशंस। कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, यूवीसी, यूवीबी, यूवीए, ये सारा लिख लो। सो इसमें लिख देना रेडियो वेव्स हाईएस्ट वेवलेंथ, कॉस्मिक रेस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। cosmic waves highest frequency and radio waves highest wavelength। अभी भी एनटीए माना नहीं है। आज अभी न्यूज में आ रहा था, एक आंध्रा के लड़के को सेंटर अबू धाबी दे दिया। हाँ, आप सर्च करना, अभी जाके न्यूज में आया था अभी।
अरे अबू धाबी सेंटर है नीट का। हाँ बट आंध्रा के लड़के को क्यों दे रहे हो यार? बताओ, आंध्रा से अबू धाबी। उन्होंने कहा कि यार तुमने डॉक्टर बन के जाना है, पहले ही चले जाओ। और समबड़ी सिंह साउथ कोरिया भी दिया है, शुक्र है नॉर्थ नहीं दिया। हाँ डन। अब आओ बैक टू द डिस्कशन। स्टॉप राइटिंग प्लीज। इधर देखो, कॉस्मिक, गामा एक्स, यूवीसी, यूवीबी, यूवीए, 1 2 3 4 5 6। अभी कुछ नहीं, समझ लो चीजों को। 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 इज कॉस्मिक, 2 इज गामा, 3 इज एक्सरेज एंड 4 इज यूवी सी। ये जो चारों हैं दे आर लीथल, कि इफ यू आर एक्सपोज टू दीज रेडिएशंस डेथ है भाई सीधी। यस yes? तो कॉमन सेंस कहता है दीज शुड नॉट कम अप टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर सुनी होंगी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर। तो जो अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर हैं, ईदर दे विल एब्सॉर्ब दीज और दे विल रिफ्लेक्ट दीज। करेक्ट? तो ऐसे नंबर डालो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 4 should be UVC, not UVA. Done? And then below this, please mention 1 + 2 + 3 + 4. Are we getting this thing? What is this 1 + 2 + 3 + 4? Means till UVC. 1 + 2 + 3 + 4 completely absorbed and reflected by upper layers of atmosphere. Completely absorbed and reflected by upper layers of atmosphere. Absorbed and reflected by upper layers of atmosphere. Upper layers of atmosphere. अब बचा यूवी बी एंड यूवी ए। इनका क्या होता है भाई? somebody can help me. What happens to UVB and UVA? Raise your hands. Random नहीं बताना. Raise your hands to answer. UVB and UVA के साथ क्या होता है? Somebody can raise the hand. स्पेस में सनलाइट से आ रही है वो, इग्नोर। अरे भाई नेचर की बात हो रही, कहां से ट्रीटमेंट ऑफ, ये कैंसर करेंगी, ट्रीटमेंट नहीं करेंगी। कैंसर कॉजिंग है ये। तुमने सुना नहीं यूवी से स्किन कैंसर होता है? कोई बात नहीं भाई, ठीक है। किसी को नहीं पता व्हाट हैपेंस टू यूवी बी एंड यूवी ए? एब्जॉर्ब बाय द ओजोन। कहां है ओजोन? कर्सर ओजोन। ये कौन सा ओजोन है? बी बिट लाउडर। स्ट्रेटोस्फियर में। तो यूवी बी एंड यूवी ए एब्जॉर्ब कर लिया ओजोन लेयर ने इन स्ट्रेटोस्फियर। तो क्या यूवी अर्थ पे आ ही नहीं रहा, सरफेस पे? विच वन, यूवी बी और यूवी ए? ए। तो यूवी बी नहीं आती भाई। इफ यूवी बी इज नॉट कमिंग टू द सरफेस, तो तुम्हारे सनस्क्रीन एंटी यूवी बी रिफ्लेक्टिंग क्यों है? तुम्हारे ग्लासेस एंटी यूवी बी रिफ्लेक्टिंग क्यों है भाई? तुम क्या उन्हें स्पेस में लगाए घूम रहे हो? अरे यार सरफेस पे आ रहे हैं तभी तो लगा रहे हो, कॉमन सेंस लगाओ यार। एंटी यूवीबी रिफ्लेक्टिंग ग्लासेस नहीं सुने? तो यूवीबी आ रहा है तभी तो। अब ध्यान से सुनो, यूवीबी इज डेंजरस, यूवीसी इज लेस डेंजरस, और सॉरी यूवीए इज लेस डेंजरस। सी तक का तो मामला खत्म हो गया। यूवीबी मैक्सिमम पार्ट्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, वेरी लेस पार्ट रीचेज अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। यूवीए उल्टा है, लेस पार्ट एब्सॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर, मैक्सिमम पार्ट रीचेज अप टू दी, लिख लो यूवीबी मैक्सिमम पार्ट्स एब्सॉर्ब्ड बाय maximum parts absorbed by stratospheric ozone layer, stratospheric ozone layer, stratospheric ozone layer।
and very less amount reaches up to the surface of the earth. Very less amount reaches up to the surface of the earth. Reaches up to the surface of the earth. UVA, least dangerous of the three. UVA, least dangerous of the three. Small amounts absorbed, small amounts absorbed by ozone layer. Small amounts absorbed by ozone layer. And maximum parts reach up to the Earth's surface. ठीक है, हाँ बोलो। विटामिन डी किसी यूवी से नहीं मिलता। पता चले यूवी चैम्बर में चले जाओ कि विटामिन डी चाहिए, हड्डियों का कैल्शियम भी चला जाएगा। हाँ ठीक है भाई। अब देखो, we mentioned that these are lethal. In fact, ये सारी lethal है if you are exposed to these. So they disintegrate something into its components. जिस इतनी high energy होती है कि जिससे भी strike करेंगे, they will disintegrate that into its components. That's why we term them as ionizing radiations. तो ये जो high energy वाली है इसमें लिख लो, also termed as ionizing radiations. Also termed as ionizing radiations, as these can disintegrate. As these can disintegrate. The matter into its subcomponents. Disintegrate the matter into its subcomponents. Into its subcomponents. Done. Its subcomponents. Ions लिख लो। Correct. Is it fine? So, बेटा ऐसे कैसे चलेगा कि सर टीच फ्रॉम बेसिक्स, और यही तो बेसिक्स होते हैं। और क्या होता है बेटा बेसिक्स? अरे यही तो बेसिक्स हैं साइंस के। तो तुम्हें क्या लगता है बेसिक? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अरे भाई, these are the basics only. Can disintegrate something into its subcomponents. Yes madam. बेटा कीमो पे आने दो मुझे यार, कैंसर पढ़ाऊंगा तो मैं कीमोथेरेपी भी पढ़ाऊंगा कि कैसे होता है। रुक तो जाओ थोड़ा सा यार, सब्र रखो। वो कह रहे हैं सर बेसिक्स पढ़ाओ, तुम कीमोथेरेपी पे जा रहे हो। कोई क्वेश्चन बीच में नहीं पूछेगा जब तक मैं नहीं कहूंगा आस्क द क्वेश्चन। आराम से बैठो, तुम मुझे पढ़ाने नहीं दोगे यार। यस, और ये बेसिक्स हैं, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो भाई। सनलाइट के कंपोनेंट्स पढ़ा रहा हूं, इससे बेसिक क्या पढ़ाऊं? फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा हूं, ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ा रहा हूं, और बेसिक्स क्या होते हैं? व्हाट इज रेस्पिरेशन? और बेसिक्स क्या पढ़ाऊंगा? और ये ध्यान रखना, ये कोई क्लरिकल एग्जाम नहीं है भाई। बेसिक्स अपने 9th-10th के एनसीईआरटी से पढ़ो, अगर इतने बेसिक्स भी नहीं आते तो। यस, तो तुम्हें लगता है फिर अगर खत्म होगा कभी सिलेबस फिर तो, इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर सारी जिंदगी यही चलेगा साइंस ही। कहां पेपर दोगे? तो भाई अपना एफर्ट करो थोड़ा, ठीक है। एंड दीज आर वेरी मच द बेसिक्स, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। और बायो पढ़ा रहा हूं फिर भी फिजिक्स में ले गया ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि मैंने ये कहा मिथेनोजेंस कैन जनरेट मीथेन विच इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस बता दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट बता दिया, नेचुरल ग्रीन हाउस गैस, मैन मेड ग्रीन हाउस गैस, कंपोनेंट्स ऑफ सनलाइट। और क्या होता है बेसिक्स यार, ताकि टर्म भी मिस ना हो तुम्हारा। आई एम कनेक्टिंग द टर्म्स ऑल्सो यार।
ठीक है, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मुझसे मत करना भाई। और ऐसे तो होगा ही नहीं कुछ फिर। करेक्ट नॉट? सो कंपोनेंट्स ऑफ सनलाइट डन। You mentioned that directly proportional to frequency, inversely proportional to wavelength. Natural greenhouse effect. Write the term natural. अभी मिथेनोजेंस पे वापस जाऊंगा इसके बाद. Natural greenhouse effect. Natural greenhouse effect. Natural greenhouse effect. Draw the diagram, please. Incoming radiations, outgoing, दोनों बनाओ. देखो, I used different colors so that you can differentiate. But for God's sake, please trap the outgoing radiations. कहीं उन्हें बाहर ही भेज दो. Draw this rough presentation. और इस तरह की बनानी है पेपर में. Draw this rough presentation. It should be having incoming solar radiations in the form of white light short wave, then outgoing terrestrial radiations in the form of long wave infrared. And please trap them in the troposphere itself. Done. So your presentation should be having two things. One is what is happening during the day, and left hand side is during the day and right hand side is during the night. देखो 2024 प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1. रुक जाओ, सुन लो बस. Statement 1. The atmosphere is heated more by incoming solar radiations than by terrestrial radiations. Wrong. Atmosphere is heated by. Second statement. Carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiations. Correct. Long wave को absorb नहीं कर रही है. They are transparent to short wave. तो first statement is wrong. Second statement is correct. लो जी, बना लिया. सो देखो, अब आपकी प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए? ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द नाइट, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस. देख लो ये टर्म्स लिखी हुई है कि नहीं. इनकमिंग सोलर रेडिएशंस विच आर शॉर्ट वेव व्हाइट लाइट, लिखी हुई है. आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस विच आर लॉन्ग वेव इंफ्रारेड. लॉन्ग वेव इंफ्रारेड लिखा हुआ है. सो प्लीज मेंशन एंड ट्रैप देम विद द एनवेलप ऑफ greenhouse gases. And with this term only, please mention natural greenhouse gases, man-made greenhouse gases. Natural greenhouse gases, man-made greenhouse gases. Natural, man-made. लिख लो. लिखने को कहा है मैंने. पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद आई विल आस्क द कंसर्न्स. बीच में कोई नहीं पूछेगा. Natural greenhouse gases: carbon dioxide, oxides of nitrogen, particularly nitrous oxide, ozone, methane, water vapors. Man-made greenhouse gases, इसमें लिखना primarily fluorine derivatives. Primarily fluorine derivatives. Primarily fluorine derivatives. Fluorine derivatives. Like perfluorocarbons, hydrofluoro, पूरा नाम लिखोगे आप. Hydrofluorocarbons, then you can use the term HFC. पहले पूरा नाम लिखोगे. Hydrofluorocarbons. Hydrofluorocarbons. Perfluorocarbons. Perfluorocarbons.
sulfur hexafluoride, sulfur hexafluoride, and nitrogen trifluoride. NF3, nitrogen trifluoride. Done. यहां तक बात बनी? ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो देखो, below this presentation, please mention natural greenhouse effect is essential for existence of life on earth. Natural greenhouse effect is essential for existence of life on earth. Life on earth. Life on earth. As it maintains the earth's average temperature. किस रेंज में? 16 to 19. As it maintains the earth's average temperature. As it maintains the earth's average temperature. Average temperature in the range of 16 to 19 degrees Celsius. In the range of 16 to 19 degrees Celsius near its surface. Near its surface. Near its surface. Near its surface. Acting as a blanket, providing the warmth. 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 Change the sentence. In the absence of natural greenhouse effect, in the absence of natural greenhouse effect, natural greenhouse effect, Earth's average temperature near its surface, Earth's average temperature near its surface would have been close to minus 20 degrees Celsius. Would have been close to minus 20 degrees Celsius, making life impossible to exist. Making life impossible to exist. Impossible to exist. Correct. तो देखो, natural greenhouse gases in optimum concentration is equal to natural greenhouse effect is equal to natural essential for life. समराइज हो गया? यही लिखा. Increased concentration of natural greenhouse gases. Increased concentration of natural या फिर addition of man-made greenhouse gases. Are we getting this thing? Addition of man-made greenhouse gases is equal to increase in trapping of outgoing terrestrial. Is it correct? Increase हो जाएगा ना, ट्रैपिंग जितना हो रहा था उससे ज्यादा. That means increased temperatures near the surface of earth. इसी चीज को ग्लोबल वार्मिंग, बस समराइज कर दो लास्ट में. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ग्लोबल वार्मिंग.
OTR is Officers Training Research Institute. आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से अभी बताया था यार. समझ आई ये बात अब? इज इट फाइन नाउ? अब यहां तक बताओ क्या समझ नहीं आया. नाउ टेल मी द कंसर्न. यस प्लीज. क्योंकि ड्यूरिंग द डे अर्थ इज फेसिंग द सन. रात को अंधेरा क्यों हो जाता है? क्योंकि अर्थ सन के पीछे चला गया है. During day, the reflection part will be overcome by the incoming part. देखो डे टाइम में जो डोमिनेंस जिसकी चीज की होगी, that will depend on that ना. और बताओ. Be a bit louder, please. देखो पहले तो यार स्टॉप द डिस्कशन प्लीज. When we talk about ozone layer, स्टॉप द डिस्कशन प्लीज. ओजोन लेयर जो है ना, ये देखो, ये ट्रोपोस्फियर, सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर. फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर, सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर. तो जो ये स्ट्रेटोस्फियर वाली लेयर है, इसमें ओजोन प्रेजेंट है. ओजोन इज प्रेजेंट ओवर हियर. और ये ओजोन है, ये प्राइमरीली यूवीबी. देखो भाई, जो भी गैसियस, ओजोन भी तो गैस ही है. जो भी गैस एब्जॉर्ब करता है किसी भी रेडिएशन को, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स वेवलेंथ कंपैटिबिलिटी. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. क्लोरोफिल इज देयर इन द प्लांट्स. दैट क्लोरोफिल is absorbing the sunlight to be used in the process of photosynthesis. Process of photosynthesis. तो रेड और ब्लू जो पार्ट है सनलाइट का, वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज क्लोरोफिल इन इट्स एब्जॉर्प्शन इज हैविंग फ्रीक्वेंसी मैच विद दैट. तो उसके जो रिसेप्टर्स है वो उस फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कैच करते हैं. तो गैसेस दे एब्जॉर्ब सर्टेन डिफाइंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो उनसे सबसे ज्यादा कंपैटिबल रहता है. करेक्ट. तो इतना टिपिकल मत जाओ यार, इसको इतना मत बनाओ. मतलब बता दूंगा मैं, बट उसकी यूज नहीं है एग्जाम के लिए. ठीक है, तो ये वाला बात समझ आ गया. नाउ वी आर बैक टू आवर डिस्कशन, जहां से मुझे जाना पड़ा था वहां. वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया. अब हम अपने मेन टॉपिक पे वापस आए हैं. सो मिथेनो, बैक टू द डिस्कशन. अब लिखना नहीं है. Methanogens are those bacteria which can generate methane. Which can generate methane. इसका मतलब है which is a. अब तुम्हें पता है पूरा कॉन्सेप्ट. Yes or no? So methanogens are those bacteria which can generate the gas methane. Correct? Which can generate the gas methane. अब जो ये मीथेन गैस है, this is a greenhouse gas. So wherever methanogens are present, that particular activity, can we say that can cause global warming? देखो तुम ये एक्सपेक्ट मत, क्या हो गया, ये एक्सपेक्ट मत करना कि एग्जाम में तुम जो पढ़ रहे हो सीधा सीधा पूछेगा यूपीएससी. यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज टेम्परेचर्स, और नीचे एक ऑप्शन दिया था कैटल रेयरिंग. दिस इज व्हाट दे विल डू. तो क्यों मैं इधर उधर कनेक्ट कर रहा हूं, उसका लॉजिक समझो भाई. करेक्ट. जब तुम थोड़ा सा एक लेवल पे आ जाओगे तुम्हें समझ में आएगा इंटरकनेक्शन की वैल्यू. अब कैटल रियरिंग, क्योंकि जो कैटल्स होती है ना, कैटल्स दे हैव अ स्ट्रक्चर इन देयर स्टमक, वी कॉल इट एज rumen. और उस rumen में कौन से बैक्टीरिया हैं, विच आर बीइंग एक्सक्रीटेड आउट थ्रू कैटल डंग. तो कैटल डंग में वो निकल के आगे बाहर, and then they will degrade that to release which gas? तो मीथेन गैस रिलीज हुई कि नहीं केटल से. That means that can contribute to increased temperatures.
तो ऐसे पूछता है यूपीएससी। सो अभी लिखना नहीं है कुछ भी। सो मिथेनोजेंस आर दोज बैक्टीरिया विच हैव द कैपेबिलिटी टू जनरेट द गैस मीथेन। तो मिथेनोजेंस जैसे पहली लोकेशन है वेयर दे आर प्रेजेंट इज रूमेन ऑफ केटल्स। वी डू नॉट हैव रूमेन इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में रूमेन नहीं है। इट इज देयर इन केटल्स, कैमल, इस तरह की जो एनिमल्स है, रूमिनेंट एनिमल्स है। आपने सुना होगा ना, दोज हु च्यू देयर फूड दे टेक देयर फूड टू द रूमेन देन गेट बैक टू द माउथ, वो होता है रूमिनेंट एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक। करेक्ट। सेकंड, वेटलैंड्स, मार्शी स्वैम्पी एरियाज। मार्शी मतलब दलदल जैसी जो जगहें होती हैं, मार्शी स्वैम्पी एरियाज, वहां पे भी मिथेनोजेंस प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया ही दे आर प्रेजेंट ओवर देयर। तीसरा चीज, मैंग्रोव्स, क्योंकि मैंग्रोव्स भी तो स्वैम्पी मार्शी एरियाज होते हैं। मैंग्रोव्स पता है हमें, द कोस्टल वेजिटेशन दैट वी हैव। सुंदरबंस, तो सुंदरबंस क्या है? मैंग्रोव्स। ओके। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, हर साल जो ये दिल्ली के कचरे के पहाड़ हैं, इनमें आग लग जाती है और वो कई दिन तक चलती रहती है। देखा होगा ना, आग लगने के बाद वो जल्दी से रुकती नहीं है वहां पे, क्योंकि जहां पे वेस्ट है ये, वहां पे मिथेनोजेंस जनरेट होते हैं। तो मिथेनोजेंस है तो कौन सी गैस आ रही है? और मीथेन आग को बढ़ा देगी, मीथेन इज अ फ्यूल, तो इसीलिए आग जल्दी से रुकती नहीं है वहां पे। सो जो आपकी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, या जिसे आप लैंडफिल्स कहते हो, अरे दिल्ली में बना रखी है ना ये, करनाल बाईपास पे, गाजीपुर पे, हर जगह तो बनी हुई है। करेक्ट नॉट? सो दैट इज व्हाट इज देयर। तो लैंडफिल्स में, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स में, यू हैव दीज प्रेजेंस ऑफ दीज बैक्टीरिया। करेक्ट। तो दीज आर व्हाट वी कॉल देम एज मिथेनोजेंस, इन्हें मिथेनोजेंस। अब इसको आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, देखो ऐसे मैं यहां छोड़ दूं भाई इसको। चलो एक ये चीज और लिख लो, पैडी फील्ड्स जो होते हैं, पैडी फील्ड्स जो आपके राइस फार्मिंग सिस्टम्स, वहां भी तो वाटर लॉगिंग है, मिथेनोजेंस है वहां भी। यस। अब इसको यहां छोड़ सकते हैं हम, लेकिन यार बात नहीं बनेगी ऐसे, ऐसे छोड़ दिया तो। अब इसमें एक चीज देखो, कैटल डंग इज रिलीजिंग मीथेन। आपने सुना होगा, बायोगैस इज ऑल्सो टर्म्ड एज गोबर गैस। सुना कि नहीं सुना? तो बायोगैस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मीथेन। अब समझ में आ गया बायोगैस गोबर से क्यों बन रही है, क्योंकि वो क्या बन सकता है वहां पे? गैस। देखो, बायोगैस इज ऑल्सो टर्म्ड एज गोबर गैस, और गोबर गैस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोस्ट कॉमनली यूज्ड रॉ मटेरियल फॉर इट्स प्रोडक्शन इज कैटल डंग, गोबर। कैटल डंग उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिससे वो बना रहे हैं। और कैटल डंग में ऐसी क्या खास बात है कि वो भाई आपका फ्यूल बना के दे रहा है आपको? क्योंकि उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया हैं विच कैन जनरेट, और उसी मीथेन से आप क्या बना रहे हो? बायोगैस। बायोगैस है वो, फ्यूल की तरह यूज हो रहा है। करेक्ट। मिथेनोजेंस लिखो, मिथेनोजेंस। तो ऑनलाइन वाले जो तुम ये कह रहे हो कि सर इससे बेसिक कराओ, ये सब कराओ, फिर तो मुझे लग रहा है तो मुझे लिखवाना ही पड़ेगा सब तुम्हें, अगर तुम ये कैच नहीं कर पाओगे तो। लिखा हुआ तो फिर भी 2 बार पढ़ लोगे। मिथेनोजेंस, these are these are specialized bacterias, these are specialized bacterias including different forms, including different forms like, including different forms like, different forms like, ये फॉर्म्स के मैंने नाम नहीं बोले, ये भी लिख लो चलो। लाइक मिथेनोकोकस, ये बैक्टीरिया ही है। मिथेनोट्रॉप्स, मिथेनोकोकस, मिथेनोट्रॉप्स, etc., which can help in release of methane gas, which can help in release of methane gas, which can help in release of methane gas, which can help in release of methane gas. And these are found, and these are found, and these are found, and these are found. Change the sentence. अब लिख लो सारा। पहला, rumen of kettles, फर्स्ट लोकेशन कौन सा है? rumen of kettles, और जहां rumen of kettles लिखा है वहीं पे लिख लो, and are excreted out through cattle dung, and are excreted out through cattle dung.
थ्रू कैटल डंग। सेकंड, सामने से लिख लो, लिखा हुआ है सामने यार। सेकंड लिख लो, वेटलैंड्स एंड मार्शी स्वैम्पी एरियाज, वेटलैंड्स एंड मार्शी स्वैम्पी एरियाज, मार्शी स्वैम्पी एरियाज, मार्शी स्वैम्पी एरियाज। बहुत ज्यादा अगर स्ट्रगल कर रहे हो कनेक्शंस में तो मैं फिलहाल रोक दूं इसको, इंटरकनेक्शंस, सीधा सीधा। अरे अभी तुम रोकने को कहोगे आगे बहुत दिक्कत होगी तुम्हें, फिर एफर्ट थोड़ा एक्स्ट्रा करो यार, थोड़ा भरोसा रखो कि एग्जाम से रेलेवेंट बहुत चीजें कर रहे हैं हम लोग। मार्शी स्वैम्पी एरियाज। नेक्स्ट लिखो मैंग्रोव्स, पैडी फील्ड्स, मैंग्रोव्स, पैडी फील्ड्स, पैडी फील्ड्स, लैंडफिल्स एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, पैडी फील्ड्स या राइस जो भी लिखना चाहो आप, लैंडफिल्स एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स। हो गए सारे? ठीक है जी। चलो जब मैं एनर्जी पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे, बट यहां साइड में लिख लो, कनेक्ट मिथेनोजेंस एंड कैटल डंग विद बायोगैस और गोबर गैस। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? कनेक्ट विद प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस और गोबर गैस। बायोगैस और गोबर गैस। पैडी फील्ड राइस फील्ड्स को कहते हैं। राइस फील्ड्स में जो वाटरलॉग्ड कंडीशंस है उसमें मिथेनोजेंस जनरेट होते हैं। पैडी फील्ड्स कभी गए हो चावल के खेतों में? वहां एक ना एक अजीब सी पंजेंट सी स्मेल रहती है, मीथेन गैस रिलीज होने की है वो। डन। सो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, मिथोजेंस। एक टर्म है आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया इज आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। व्हाट इज आर्कियोलॉजी? पढ़ ही रहे हो मैम से क्या? मॉडर्न, अच्छा तुम तो मॉडर्न पढ़ रहे हो। वैसे तो टर्म तो सुना ही होगा, आर्काइक चीजें कुछ जो टर्म यूज करते हैं। आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी मतलब जो पास्ट रिमेन्स, एंशिएंट रिमेन्स की बातें, दैट इज व्हाट इज आर्की। तो आर्की बैक्टीरिया भी वहीं से डिराइव हुआ है टर्म। मतलब ये प्रिमिटिव या पास्ट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया है। सुन लेना पहले, प्रिमिटिव या पास्ट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि अभी नहीं मिलते, इसका मतलब यह है कि दे वर प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन कंडीशंस वर नॉट वेरी सपोर्टिव फॉर लाइफ। देखो जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे कि शुरू में जो एनवायरमेंट था वो बड़ा हार्श था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, सॉइल की पीएच और ये सब इम्बैलेंस थी, कहीं पे बहुत एसिडिक थी, कहीं पे बहुत ज्यादा बेसिक थी। यस। और ऑक्सीजन नहीं था सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो, देयर वाज नो ऑक्सीजन इन द अर्लियर एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन आया विद द प्रोड्यूसर्स, व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टार्टेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन increased, so it was not easy for the earlier species to survive. Archaebacteria is one of the earliest form, that's why we call them as primitive or past form, that survived in conditions which were not at all supportive for the growth of life, for the growth of, जैसे एक टर्म है डेड सी। डेड सी शायद मैंने एग्जांपल दिया भी होगा पहले। तो डेड सी में लाइफ सर्वाइव नहीं करती। डेड सी में सैलिनिटी इज सो हाई दैट लाइफ इज नॉट सर्वाइविंग इन डेड सी। और यूपीएससी प्रीलिम्स का ये भी क्वेश्चन है, डेड सी कहां है? इट्स प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इजराइल एंड जॉर्डन। तो उस डेड सी में लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती इतनी सैलिनिटी की वजह से। सॉल्ट बॉडी के अंदर एंटर करेगा, सेल्स बर्स्ट हो जाएंगी, ऑस्मोटिक इंबैलेंस हो जाएगा, सेल्स आपकी बर्स्ट करने लगेंगी, इंसान मर जाएगा, मतलब लिविंग स्पीशीज जो भी है, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ दैट। लेकिन वहां आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया दे सर्वाइव। तो मतलब वेरी हाई सलाइन कंडीशंस। अब जो आर्कटिक रीजन है या एंटार्क्टिक रीजन है, और मे बी द हाईएस्ट रीचेस ऑफ हिमालयाज है, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। यहां भी यू विल नॉट फाइंड मच स्पीशीज सर्वाइविंग ओवर देयर।
उस रीजन में हो सकते हैं, बस उस बर्फ में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बट इसमें आर्कीबैक्टीरिया सरवाइव करते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स विद टेम्परेचर रीचिंग इवन अप टू 90 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, यहां भी आर्कीबैक्टीरिया सरवाइव कर रहे हैं। देयर ऑल्सो आर्कीबैक्टीरिया देयर सर्वाइविंग when there are extremes of pH। extremes of pH मतलब very high acidic और very high basic। तो when we talk about high acidic means pH 1 2, अरे जितनी कम pH है उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और हाई बेसिक मतलब 12 13 14 की रेंज में जा रहा है, तो ये बेसिक हो गया। यहां पे आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं, और ये शायद मैंने बताया था, दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी विदाउट रेफरिंग द टर्म आर्कीबैक्टीरिया। अब ये क्वेश्चन तो दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट आर्कीबैक्टीरिया दैट दे सर्वाइव इन सच कंडीशंस। दिस इज द सेल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, देयर सेल वॉल is multi-layered and made up of extremely hard substances which doesn't allow much impact on it, which doesn't allow much impact. This much will work. Archaebacteria, these are primitive or ancient forms of bacteria. These are primitive or ancient forms of bacteria, or ancient forms of bacteria, forms of bacteria which were existing in the earlier stages of atmosphere, which were existing in the earlier stages of emergence of life, earlier stages of emergence of life, even in the harsh conditions, 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 as they are made up of, as they are made up of a multi-layered cell wall, as they are made up of a multi-layered cell wall, a multi-layered cell wall containing extremely hard substances, extremely hard substances, not easy to be disintegrated, not easy to be disintegrated। अब इतना टेक्निकल शायद ना जाए यूपीएससी, अगर वो यही पूछ ले कि भाई एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंसेस हैं कौन से, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं म्यूरिन्स, सुडोमुरीन्स, PSEUDOMUREIN। ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्प्लेक्स बनता है, पर इतना टेक्निकल नहीं जाएगा, लिख लो लेकिन एक टर्म यार, भरोसा उनका कोई है नहीं। डन। चेंज द सेंटेंस। in present times archaebacteria can be found, in present times archaebacteria can be found in the most tough climatic conditions, in the most tough climatic conditions, in the most tough climatic conditions, like, copy from the screen, like, सब लिख लो, टेम्परेचर वाला भी, एसिडिटी वाला भी, सब लिखो। like, copy from the screen please। विजिबल है सबको?
डन। अब हमने एक पढ़ा मीथेनोजेंस, दूसरा पढ़ा some experts they consider even some forms of methanogens as आर्कीबैक्टीरिया। एक सेंटेंस और ऐड कर लो। many experts consider, many experts consider, many experts consider some forms of methanogens as archaebacteria, some forms of methanogens as archaebacteria। लास्ट क्या बचा? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। देखो, अब यहां एक चीज समझना कि मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, दैट वी विल डिस्कस इन एनवायरमेंट। यहां हम पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया का रोल। आप इस चीज को समझा करो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नॉट द टॉपिक ओवर हियर। यहां टॉपिक है बैक्टीरिया, कि हाउ बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन दैट। करेक्ट, बट बेसिक मतलब जो ये टर्म है नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन? Convert nitrogen into its usable forms. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। एनीवन एल्स? चलो अमोनिया भी ठीक है। वाई वी नीड नाइट्रोजन फिक्सेशन? वन बाय वन, ऐसे नहीं यार। देख, 78% of the air is nitrogen, but still plants they cannot absorb that elemental form of nitrogen. Why? Why plants cannot take up air nitrogen? Yes? नाइट्रोजन सबसे इनर्ट कैसे बेटा? कहां से रिएक्टिव है नाइट्रोजन? देखो, याद करो, वायरस हर एक्टिविटी के लिए एंजाइम्स चाहिए। तो प्लांट्स के एंजाइम्स नाइट्रोजन को डिग्रेड ही नहीं कर पाते। जो एलिमेंटल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है दैट इज नॉट इजीली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स कंपाउंड्स। तो प्लांट्स उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे जब उसको डिग्रेड ही नहीं कर पा रहे? यस, हाउ प्लांट्स दे विल utilize that when its enzymes are not able to degrade that? So that part is done by bacteria. So bacteria क्या करेंगे? Like I'm writing some names. Rhizobium, सुन लेना अभी, अभी नहीं लिखना कुछ भी। Azotobacter, Azospirillum, Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, और वो जो पढ़े थे आपने नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, याद आ रहा है? सो दीज टाइप ऑफ बैक्टीरिया, देन वी हैव, ये क्वेश्चन बना दिया यूपीएससी ने, अभी बताऊंगा। नोस्टॉक, अब वो पूछ ही नोस्टॉक रहे हैं तो कैसे ना पढ़े यार। एनाबेना, इनके कॉमन नेम है ही नहीं भाई, यही नाम है, यही करने पड़ेंगे। ओलोसीरा, देखो इसके साइड में लिखा हुआ है बनो आईएएस, तुमने ही कहा था आईएएस बनना है। ऑसिलेटोरिया, ये साइनोबैक्टीरिया है। यस, these cyanobacteria and these bacteria they capture the atmospheric nitrogen
and they convert that into its compounds starting from ammonium ions, nitrites, nitrates, ammonium ions, nitrites, nitrates, chalo, oxides, and they dump these compounds into the soil. तो प्लांट सॉइल से उठा लेगा फिर इन कंपाउंड्स को. रूट्स विल एब्सॉर्ब these compounds from the soil. So राइजोबियम और बाकी ये जो भी जितने भी लिखे इनकी वजह से प्लांट को नाइट्रोजन मिल गया. यस और नो? इसीलिए प्लांट इनको शेल्टर देता है और इनको खाना देता है. आपने सुना होगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और सबसे इंपॉर्टेंट ये टर्म इस्तेमाल होता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. पढ़ा था स्कूल में. एक बार 2025 के प्रीलिम्स पे चलना. और 25 पी फैमिली 24. एक क्वेश्चन था पी फैमिली का. देखो पहले ये जो लेग्यूमिनस प्लांट टर्म मैंने लिखा है पी, ग्राम, सोयाबीन, यस यही सब है. 24 के प्रीलिम्स पे चलो. इतना टिपिकल जा रहा है यार यूपीएससी. एक क्वेश्चन पूछा विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू पी फैमिली. देखो क्वेश्चन 2024 prelims question number 92, question number 92, 90. अच्छा 19. so question number 19 2024 which of the following belongs to P family. देखो कितना टिपिकल जा रहा है यार. अरे क्वेश्चन तो समझ वो ठीक है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये चीजें किस लेवल तक ले जा रहा है यूपीएससी. ये जनरल स्टडीज नहीं है भाई, ये तो टिपिकल बॉटनी है यार. बट उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हम. वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट. क्वेश्चन नंबर 19 2024 प्रीलिम्स. तो ये पी फैमिली सारे यही है लेग्यूमिनस प्लांट्स. पी, ग्राम, सोयाबीन, हॉर्सनट, जो भी सारे हॉर्स ग्राम सारे हैं ये. ठीक है. दीज आर. क्या क्या ऑप्शन दिए इसमें? अरे क्रॉप्स के नाम. ग्राउंडनट करेक्ट है, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन सारे सही हैं. तो कोई दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जितना जिस लेवल तक कर सकते हो कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं भरोसा वो कहां तक चले जाएं. यस यार, अगर भरोसा होता तो मैं यही कह देता 100% क्वेश्चन बना लोगे तुम. हो ही नहीं सकता ये. दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो ये गलत फहमी हम रखेंगे भी नहीं कि वी कैन सॉल्व 100% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस व्हिच दे आस्क. नहीं होगा. प्रैक्टिकल होके जाना एग्जाम में कि आई कैन नॉट सॉल्व 100% ऑफ द क्वेश्चंस. तुम्हारी किस्मत अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ ही सारा आ गया तो. यस तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं पी, ग्राम, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारे एक ही फैमिली के हैं. यस लेग्यूमिनेसी कहते हैं उसे, वो उसमें नहीं जाना. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे. यूरिया टर्म सबने सुना होगा. इट्स अ केमिकल fertilizer that we use in agricultural fields primarily to supply nitrogen. Urea is a nitrogenous fertilizer or not? Yes? Urea is a nitrogenous fertilizer. तो जब यूरिया is improving the nitrogen fertility of the soil, you are terming it as fertilizer. तो क्या राइजोबियम नहीं बढ़ा रहा नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल? क्या नॉस्टॉक नहीं बढ़ा रहा? तो वी शुड कॉल देम एज फर्टिलाइजर्स. लेकिन ये केमिकल नहीं है, ये बायोलॉजिकल है. सो दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज. ये क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने कि विच अमंग द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इज नाउ यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर. और नीचे एक ऑप्शन करेक्ट था नॉस्टॉक. दो ऑप्शन और गलत थे.
तो नॉस्टॉक पे इस लेवल पे चला गया यूपीएससी. यस, दिस इज व्हाट इज देयर, दिस इज व्हाट इज देयर. करेक्ट. सो ये भी बैक्टीरिया है. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया. पहले एग्जांपल्स लिखो. 8 लिखे हैं मैंने, 9 सारे लिख लो. 9 एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, 9 के 9 लिख लो. बैक्टीरिया के 5, साइनोबैक्टीरिया के 4. कॉपी द 9 नेम्स प्लीज. अब इसमें नहीं समझा सकता मैं, नाम तो रटने पड़ेंगे भाई. नाइट्रोसोमोनास. और ये 3 दिन से लिख रहा हूं मैं. नाइट्रोसोमोनास आज पहली बार थोड़ी लिखा है भाई. डेली का डेली पढ़ा करो, नहीं तो ये सब्जेक्ट इट विल बी डिजास्ट्रस अगर डेली बेसिस पे नहीं किया तो. ये कहीं तुम्हें लग रहा हो एक हफ्ते में एक बार करेंगे. सर आप ही ने कहा था अटेम्प्ट पूरे लो, तो ऐसे तो अटेम्प्ट पूरे ही होंगे फिर. एग्जाम्पल्स लिखे सारे. एनाबेना, ANAEBENA, एनाबेना. ओलोसीरा, AULO. और ऑसिलेटोरिया, OSCILLATORIA, ऑसिलेटोरिया. Done with the examples? Separately below these. These can capture the atmospheric nitrogen. These can capture the atmospheric nitrogen. Capture the atmospheric nitrogen, converting it into its compounds. Converting it into its compounds. Converting it into its compounds. It into its compounds. Like. लिख लो सामने से. Ammonium ions, nitrites, nitrates, oxides. Compounds like ammonium ions, nitrites, nitrates, oxides, etc. To be released into the soil. Released into the soil. To be released into the soil. To be released into the soil. Which will be captured by plants. Which will be captured by the plants. Captured by the plants. Which will be captured by the plants. Underline plants over here. Underline the term plants over here. And you can write below that. Make an arrow below that. Plants cannot utilize the elemental form of nitrogen from the air. Plants cannot utilize. Plants cannot utilize the elemental form of nitrogen from the air. Plants cannot utilize the elemental form of nitrogen from the air. Nitrogen from the air. From the air. As the enzymes of plants cannot utilize that. As the enzymes of plants cannot utilize that. Change the point. Nitrogen fixing bacteria are primarily found. Nitrogen fixing bacteria are primarily found
are primarily found associated with the root systems of leguminous plants. Root systems of leguminous plants. That is pea family. Leguminous plants लिखा हुआ है स्क्रीन पे. That is pea family. Pea family. Examples लिख लो सामने से. Pea, groundnut, soybean, horse gram. Groundnut, soybean, horse gram. ठीक है जी. पूरा पढ़ो जो आज क्लास में पढ़ा अभी तक. किंगडम मोनेरा जहां से शुरू किया था आज सुबह. स्टार्ट फ्रॉम दैट. क्योंकि वो आयोनाइज करती हैं, किसी चीज को डिसइंटीग्रेट करती हैं. कोई भी मैटर हो सकता है. हड्डियां हैं आपकी, अगर उन्हें ज्यादा एक्सपोज कर दिया, वो उनके कंपोनेंट्स को रिलीज करवा देगा उससे. जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को एक्सपोज कर दिया तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, वो अलग अलग हो जाएंगे. व्हाट द पॉइंट? साइनोबैक्टीरिया कैन डू बोथ फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन. दोनों अलग प्रोसेस है भाई. आप रेस्पिरेशन भी कर रहे हो, आप डाइजेशन भी कर रहे हो. दो अलग अलग प्रोसेस हैं. दोज आर टू कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेसेस. टेल अबाउट डीकंपोजर बैक्टीरिया. देखो, डीकंपोजर बैक्टीरिया कैन contribute in the process of decomposition, which can degrade the dead remains. Methanogens are decomposers. देखो, bacteria itself can be decomposer. तो some forms of methanogens, they are also decomposers. Methanogen भी तो बैक्टीरिया ही है. Pseudomurin is a component जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की लेयरिंग से बनता है, जो कि साइनोबैक्टीरिया को बचा रहा है. ओ सॉरी, आर्कीबैक्टीरिया को बचा रहा है. पिगमेंट्स वही हैं, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोफियोफाइटिन. करेक्ट. इन एडिशन टू, नहीं नहीं, इन प्लेसेस में सिर्फ आर्कीबैक्टीरिया, बाकी आर्कीबैक्टीरिया और कहीं भी हो सकता है. हाँ. एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विद लेग्यूमिनस प्लांट, सिम्बायोसिस है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये. लिखना चाहो लिख लो, बट एनवायरमेंट में पढ़ाऊंगा मैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स और प्लांट्स, दे हैव अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. साइनोबैक्टीरिया स्लाइड पे ले जाएं सर. कौन सी साइनोबैक्टीरिया की स्लाइड? यही तो है साइनोबैक्टीरिया, ये लिखे. विरल, तुम वही हो क्या प्रीलिम्स कोर्स वाले विरल, गुजरात से? वेरी गुड. वेट वेट, सुन लेने दो भाई उनकी भी. देखो, ये आर्की बैक्टीरिया के बारे में था. दे आर आस्किंग कि सर 1 मिनट के लिए स्लाइड्स में कुछ, किसी का कुछ मिस हुआ है तो अपना देख लेना भाई. दिस इज स्लाइड फॉर आर्की बैक्टीरिया. दिस इज फॉर मिथेनोजेंस. ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला था. कंपोनेंट्स ऑफ सनलाइट था. ठीक है, तो ये आपकी स्लाइड्स थी सारी भाई. ये पहली स्लाइड थी हमारी जब शुरू किया था मोनेरा. इज इट फाइन टू एवरीवन? Pseudomurines, Archaebacteria. Yes. Diatoms. याद आ रही है टर्म्स कुछ? नॉस्टॉक, एनाबेना, ओलोसीरा. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रिपीट करो. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. अरे उसको बताने दो भाई. हाँ, राइजोबियम, वेरी गुड. नाइट्रोसोमोनास,
कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हो। एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, यस, और नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबेना, ओलोसीरा, ऑसिलेटोरिया। रिपीट करो, फर्स्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, रुको, पहला रिपीट करो, नॉस्टॉक, सेकंड एनाबेना, थर्ड ओलोसीरा, फोर्थ ऑसिलेटोरिया। करेक्ट, सब हो जाएंगे, चिंता की बात है। और जरूरी नहीं है वो हमेशा ही सारे ही पूछे, एक आधे से भी आंसर बनता है भाई बहुत बार, लेकिन पता ही नहीं है कि नॉस्टॉक एनाबेना क्या बला है, तो फिर कैसे होगा। करेक्ट। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रुक जाओ यार, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाऊंगा। माइक्रोप्लाज्मा कुछ नहीं होता, माइकोप्लाज्मा पढ़ाया था मैंने, और उसमें लिखा था बस स्मॉलेस्ट सेल है, और कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, और पढ़ना भी नहीं है। माइकोप्लाज्मास आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल्स दैट वी हैव। हाँ जी बोलिए। एनी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और एनी लिविंग स्पीशीज which can improve the fertility of the soil. Any living species. By bio means living. Fertilizer means which can improve the fertility of the. So any living species or its derivatives, when they improve the fertility of the soil, we can call it as a biofertilizer. We can call it as a. और बताओ, और बताओ। सेल साइज इज इंपॉर्टेंट है, कोई जरूरत नहीं है भाई, जो इंपॉर्टेंट होगा वो स्क्रीन पे मिल जाएगा। यस प्लीज। आप अगर हर चीज को इतना एक्सपेंड करोगे तो ये समझो फिर ये सब्जेक्ट हैंडल कैसे होगा, इफ यू विल कीप ऑन एक्सपेंडिंग लाइक दिस। यस, और अगर आपको इतना स्ट्रेच करना, एक बार सामने आके इनके चेहरे देखो आदि क्लास के। यस, अगर शॉर्ट वेव्स 1 2 3 4 कंप्लीट एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है तो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। वो क्यों करेगा जब वो ऊपर से चला गया वापस। यार ये तो गड़बड़ है। डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अरे भाई साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया का एक टाइप है और नाइट्रोजन फिक्सेशन उसकी नौकरी है। अब इन्हें तो ऐसे ही समझाना पड़ेगा भाई। उसके एग्जाम्पल कुछ मिथेनोजेंस हो सकते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ यू बैक्टीरिया हो सकते हैं। देखो जैसे जैसे एक टर्म मैंने यूज किया बैक्टीरिया, इसकी जगह आपको यू बैक्टीरिया भी लिखा मिल सकता है। यू मींस ट्रू, कल ही बताया था, तो ट्रू फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। गॉट द पॉइंट और नॉट। तो जहां बैक्टीरिया लिखा है शुरू में किंगडम मोनेरा पे, वहां लिख दो कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज यू बैक्टीरिया, कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज यू बैक्टीरिया और द ट्रू फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। स्टार्टिंग में जहां किंगडम मोनेरा के एग्जांपल्स लिखे थे बैक्टीरिया के साथ, यू कैन रेफर द टर्म यू बैक्टीरिया, यू कैन रेफर द टर्म यू बैक्टीरिया। तो जितना टाइम मैं यहां हूं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, और ये तुम्हें बता देता हूं मैं, तुम जो मर्जी किताब पढ़ लो ये नहीं मिलनी तुम्हें, जहां मर्जी से पढ़ लो नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा 5 अलग अलग किताबों में। यस, तो बिल्कुल चक्कर में ना पड़ो। देखो बेटा टर्मिनोलॉजी परेशान करेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करो, टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा बार बार पढ़ो। शुरू में यार जब नया लग रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट खुद से करो। देखो कॉन्सेप्ट की दिक्कत है तो मैं हेल्प कर सकता हूं, टर्म्स में कैसे चेंज करूं यार। साइनोबैक्टीरिया विल रिमेन साइनोबैक्टीरिया यार, आई कैन नॉट चेंज दैट। ये तो साइंस तो सब्जेक्ट ही ऐसा है ना। यस, जब 11th 12th में तुमने छोड़ा था तो यू माइट हैव थॉट अबाउट दिस थिंग कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा लेकिन कर्मा स्ट्राइक्स बैक। यस करेक्ट। और ये आज ही बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स जब होगा तुम खुद कहोगे सर साइंस के सबसे ज्यादा ठीक करके आए हैं हम।